हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं बिल्कुल आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपकी तैयारी को एकदम से बूस्ट करने के लिए मैं लेके आ चुका हूं फिजिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आप मचा के आ पाओगे। बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, 2026 के हिसाब से कराएंगे। तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहना और सारे क्वेश्चंस को, सारे प्रश्न को बिल्कुल कॉपी पर नोट कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उनको आप कॉपी पर नोट कर लो और जो आपको आता है उसका आप रिवीजन कर सकते हो। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको 2026 के हिसाब से पढ़ा रहा हूं और ऐसे प्रश्न करा रहा हूं जो हर साल रिपीट होते जा रहे हैं। बहन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और जो आपके प्यारे प्यारे भाई बहन अभी 11th क्लास में और वो 11th से 12th में जाने वाले हैं, तो बिल्कुल मैं अपनी गुरुदक्षिणा के तौर पर, आपके बड़े भाई होने के तौर पर यह मांगता हूं कि आप उन 11th क्लास वाले भाई बहनों से कहना कि आप इस चैनल को उनको जरूर शेयर करें। आप छोटे भाई बहनों को जो 11th से 12th के अंदर जा रहे हैं उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताना। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम शुरू कर देते हैं अपनी इस क्लास को। अरे भाई बहन, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे एमसीक्यू से। बोले तो बहुविकल्पी प्रश्न, और पेपर के अंदर भी सबसे पहले एमसीक्यू ही आता है, हमारा बहुविकल्पी प्रश्न ही आता है। एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा बहुविकल्पी। तो हम लोग यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, हमारा प्रश्न 1 हमसे क्या बोल रहा है कि चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है। मैं सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं ऐसे ही बढ़ते हुए जाऊंगा और आपको 20 क्वेश्चंस कराऊंगा और 20 के 20 प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं आज की क्लास के अंदर। आप अगर अच्छा रिस्पांस मुझे दोगे, इस क्लास को लाइक करोगे, अपने दोस्तों को शेयर करोगे, तो गारंटी के तौर पर अगली बार मैं 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, 100 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि चांदी का जो परावैद्युतांक जो K है, जो K बराबर क्या होता है, K बराबर कितना होता है, ये हमें बताना है। पहला नंबर ऑप्शन बोल रहा है K बराबर 0 होता है, या K बराबर प्लस का 1 होता है, या K बराबर -1 होता है, या K बराबर अनंत होता है, इन्फिनिट होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो चांदी है, चांदी एक धातु होती है और धातुओं के लिए परावैद्युतांक का जो मान होता है वो हमेशा अनंत होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन, आप हमेशा याद रखना, जो धातु है और धातुओं के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है, जो K की वैल्यू है, वो हमेशा इन्फिनिट होती है, अनंत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला नंबर क्वेश्चन आपने दिमाग में पहले से ही छप चुका होगा, आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन आता होगा, आपने रिवीजन कर लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। बिल्कुल सही सुना आपने, आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। दोनों का कॉम्बो आपको करने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पर देखिए और इसको ध्यान से पढ़िए। क्या बोलता है क्वेश्चन कि 2 माइक्रोकूलम, पहला क्वेश्चन क्या है मैंने आपको बता दिया। अब डिस्कस कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, और आपको यह भी देखना है कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं। उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी को अंदाजना पड़ेगा, उसके बाद ही अपनी तैयारी को आकलन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलता है, हमारा प्रश्न संख्या 2 हमसे क्या बोल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि 2 माइक्रोकूलम आवेश है, उसको हमारे पास 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर आवेश हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर उनको रखा गया है, तो उनके बीच हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना, भाई P का मान ज्ञात करना है। बेसिकली यहां पर हमें P ज्ञात करने को बोल रहा है, भाई आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 2 माइक्रोकूलम, एक होगा हमारे पास 2 माइक्रोकूलम, पहला आवेश ये हमारे पास 2 माइक्रोकूलम प्लस का हो जाएगा, दूसरा हमारे पास माइनस का 2 माइक्रोकूलम आवेश है। और कितनी दूरी पर रखे हुए, भाई दूरी कितनी है, दूरी यहां पर 3 सेंटीमीटर है। दूरी कितनी है भाई, दूरी यहां पर 3 सेंटीमीटर दूरी है। 2 आवेश हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, हमें द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू यहां पर निकालनी है। P कैसे निकालेंगे भाई, आसानी से, फॉर्मूला इज द पावर। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला मैंने क्या कराया था कि P इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू QL। भाई P इक्वल्स टू 2 इंटू QL, जहां पर तो इसमें वैल्यू को पुटअप करते हैं, इसको मैं थोड़ा यहां पर लेके जाता हूं और वैल्यू पुटअप करता हूं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 का गुणा हम कर देंगे। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6
उसके बाद हमारे पास 12 का मतलब है बीच की दूरी कितनी है, तो 3 सेंटीमीटर भाई। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे, तो क्या कर देंगे 3 गुणा कर देंगे भाई 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये 3 मीटर में चेंज हो गई। आसान है भाई, आसान है। अब क्या करेंगे हम, बिल्कुल सिंपल वे में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6 में से -2 जोड़ देंगे तो -8 हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणा 10 की घात -8। सिंपल वे में हमारा आंसर होगा। मात्रक क्या होगा, मात्रक याद रखना है कि Q का मतलब आवेश का मात्रक कूलाम, 12 का मतलब दूरी का मतलब मीटर, तो क्या हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर भाई, सीएम साहब हो जाएंगे। सीएम साहब का मतलब क्या है, कूलाम इंटू मीटर। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपने उत्तर को देखो भाई, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है प्लस ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है, तो इसको तैयार कर लेना है आपको। इसमें आप ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन पहला 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, गलत। दूसरा 12 सेंटीमीटर, ये भी गलत। डी नंबर ऑप्शन 12 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा 6 गुणा 10 की घात -8 कूलाम इंटू मीटर, ये हमारे पास राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ये भी लाता हूं मैं। और ये क्वेश्चन हमारे 2022 में, ये कब आया, 2022 के अंदर, 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन कि किसी परमाणु के अंदर जो अल्फा कण होते हैं वो किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, वो किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, जो किसी परमाणु के अंदर जो अल्फा कण होते हैं। आपके पास उस बल का नाम क्या होता है, प्रकीर्णन बल का नाम क्या है, क्या वो गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या वो नाभिकीय बल है, क्या वो कूलाम बल है, क्या वो चुंबकीय बल है। तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए आंसर, चुटकियों में आप कर पाओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो सिंपल में याद रखना, जो बल होता है वो कूलॉम्स फोर्स होता है। वो कौन सा नियम होता है, कूलाम का नियम। आपके सिलेबस में केवल एक ही नियम है, कूलाम का नियम, जो बल से संबंधित है, जो विद्युत बलों से संबंधित है, वो है कूलाम का नियम। तो कौन सा बल लगेगा यहां पर, कूलाम का बल लगेगा, कूलॉम्स फोर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, एक क्वेश्चन नहीं मल्टीपल क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, क्योंकि अंतिम समय में पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, और ऐसा पढ़ो जो एग्जाम में 100% आए। अंतिम मौका है, लास्ट के 6 से 7 दिन अब बचे हुए हैं, और इन 6 से 7 दिन के अंदर आप रणनीति के साथ तैयारी करो। आप डेली के बेसिस पर हिंदी को, इंग्लिश को बिल्कुल रेगुलर पढ़ो। ऐसा नहीं करना कि हिंदी को छोड़ रहे हो, इंग्लिश को कर रहे हो, इंग्लिश को पढ़ रहे हो, हिंदी को छोड़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 5 सब्जेक्ट को टाइम देना है, क्योंकि अब अगर जब आपके पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे, 18 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, उस समय में आपको गैपिंग इतनी नहीं दी गई है कि आप रिवीजन कर पाओ। तो आपको कोशिश ये करनी है, आपको शुरुआत से ही बिल्कुल क्लासेस को अच्छे से लेते रहना है, और जो आपने वन शॉट ले रखे हैं, जितना रिसोर्स आपने पढ़ रखा है, केवल उतना ही आपको पढ़ना है, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना। अब आपको एक भी चीज नई नहीं पढ़नी है, आपको जितना आपने पढ़ रखा है बस उसको ही आपको रिवाइज करते रहना है। यही आपके पास सफलता की चाबी बनेगी, जाकर मैं देख लेना इसको। और आपको मल्टीपल किताबें नहीं पढ़नी, एक किताब को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, याद रखना। 4th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, हमारा 4था नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि विभव प्रवणता कैसी राशि है भाई। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता नहीं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो एग्जाम में इसके आने के बहुत चांसेस, हाई चांसेस बनते हैं। क्या वो सदिश राशि है, क्या वो अदिश राशि है, क्या वो दोनों है, सदिश भी है अदिश भी है, या फिर वो स्केलर है, मतलब या तो वो टेंसर है, यानी कि कोई भी नहीं। तो सिंपल वे में याद रखना, जो विभव प्रवणता है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को हम बोलेंगे विभव प्रवणता। जो विभव प्रवणता होती है वो कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि। तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, जितनी भी चीजें मैं आपको कराते हुए जा रहा हूं, ये आपको इग्नोर नहीं करनी है। तो याद रखना, विभव प्रवणता कैसी राशि है, जो विभव प्रवणता है वो कैसी राशि है, आपकी सदिश राशियों में से होती है, एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। यह क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल सेट्स के अंदर आता है। अगर आपके एग्जाम में 7 सेट बनते हैं तो 7 में से कम 2 से 3 सेट के अंदर 100% दिखाई पड़ेगा ये क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तो मात्रक मैं आपको बता दूं, मात्रक क्या होगा इसकी जानकारी के लिए याद रखना। मात्रक क्या होता है आपको याद रखना है कि
न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा भाई। सेकंड दूसरा मात्रक क्या होगा? एक तो मात्रक आपने बता दिया कि न्यूटन प्रति कूलाम, भाई दूसरा मात्रक भी होगा इसका। तो दूसरा मात्रक क्या होगा? वोल्ट प्रति मीटर। अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए वोल्ट प्रति मीटर तो भी आप याद रखोगे कि यह भी हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक होता है। तो मैंने आपको इसके दो मात्रक बता दिए। पहला मात्रक जो है वो न्यूटन प्रति कूलाम है और दूसरा मात्रक जो है वो वोल्ट प्रति मीटर है। बस आपको चीजें याद रखनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं इसको भी रखता हूं। ये प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। मैंने जो आपको बताया कि स्टोर एनर्जी के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, संचित ऊर्जा पर न्यूमेरिकल आता है, तो बिल्कुल न्यूमेरिकल आ चुका है। विगत वर्षों में अगर आप 5 साल का पेपर्स देखते हो तो वहां पर आपको पता लगता है कि संचित ऊर्जा से संचित ऊर्जा निकालने को हर साल पूछी जाती है। तो क्यों ना इस पर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें ताकि न्यूमेरिकल अगर यहां से पूछे तो हम आराम से कर पाए, आराम से चुटकियों में कर पाए हल। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को ध्यान से केयरफुली रीड करो और उसके बाद इसमें जो वैल्यू आपको दी गई उसको निकालो और उसके बाद आप सोचो कि कौन सा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। एग्जांपल के तौर पर यहां पर बोला गया है कि 100 माइक्रोफैराड भाई धारिता दी गई है, आपको सी की वैल्यू यहां पर दी गई है 100 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 हो जाएगा। 2 जीरो चली जाएंगी तो भैया कितना होगा? 10 की घात -4 यहां पर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 100 गुणा 10 की घात -6 हुआ, 6 में से 2 गई तो 10 की घात -4 बच गया यहां पे सिंपल वे में। उसके बाद वोल्टेज कितना है? मतलब एक संधारित्र को मैंने 10 वोल्ट तक वोल्टेज इसको दिया है, 10 वोल्ट तक इसको मैंने चार्ज किया है, तो यहां पर हमारे पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी सिंपल वे में। हमें यहां पर संचित ऊर्जा निकालनी, हमें यहां पर U की वैल्यू निकालनी है। भाई कैसे निकालोगे U? मैंने आपको मल्टीपल बार ये फॉर्मूला कराया है, आप इसको कर पाएंगे आप चुटकियों में। U इक्वल्स टू क्या होता है? U इक्वल्स टू होता है 1/2 CV²। भाई 1/2 CV², ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। आप इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लो कि U बराबर 1/2 CV² हमारे पास फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले के अंदर अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू को रखना है। अब क्या करना है? सिंपल वे में आपको C की वैल्यू पता है, आपको V की वैल्यू पता है, आपको U निकालना है। तो आप सिंपल में फॉर्मूले में वैल्यू को रखो ना, आपका आंसर निकल के आएगा। मैं बताऊंगा कैसे आंसर निकालना है। तो U बराबर क्या करेंगे? 1/2 हम कर देंगे C की वैल्यू क्या होगी भाई? C बराबर 10 की घात -4 होगा। तो C बराबर हम क्या कर देंगे? 10 की घात -4 हो जाएगा इंटू V का स्क्वायर होगा भाई। तो V की वैल्यू 10 है। V की वैल्यू कितनी है? 10 होती है V की वैल्यू भाई, यहां पर दी गई है। तो 10 गुणा 10 कर देंगे भाई, 10 का स्क्वायर ही हम कर दें, सीधा 100 लिख दें। तो 10 का स्क्वायर बोले तो V का स्क्वायर, तो V का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। याद रखना V का स्क्वायर 100 होता है। आप 10 गुणा 10 भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब हम क्या करेंगे? 2 एकम 2 कर देंगे, उसके बाद यहां से जाएगा भाई 50 रह जाएगा। सिंपल वे में कितना हो जाएगा? 50 रह जाएगा। अब क्या करेंगे? यहां U बराबर निकालेंगे तो 5 गुणा कर देंगे 10 की घात -3 आंसर होगा, क्योंकि एक जीरो यहां से जाएगी तो यहां पर एक कम हो जाएगा। 10 या 4 में से 3 रह जाएगा, तो 5 गुणा 10 की घात -3 रह गया। अब आप सोचो, संचित ऊर्जा थी भाई, ऊर्जा का मात्रक नहीं लिखोगे तो न्यूमेरिकल गलत माना जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, और बाकी सब जाओ भूल भाई, और बाकी सब जाओ भूल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आ चुका है। ये सिंपल वे में हमने 5 × 10⁻³ जूल निकाल लिया है। किसका? हमारे पास यूनिट आ चुकी है किसकी? संचित ऊर्जा की। तो मैंने आपको संचित ऊर्जा को निकालना सिखाया, किस तरीके से निकालना होता है वो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 6 या 7 नंबर क्वेश्चन। भाई 6 नंबर की स्लाइड पता नहीं कहां चली गई, लेकिन अब हम देखने वाले हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। देख लेते हैं 7वें क्वेश्चन को। ओमीय जो हमारे पास है और अनोमी प्रतिरोध होता है। हमारे पास एक ओमी प्रतिरोध है, दूसरा हमारे पास अनोमी प्रतिरोध है। उनके वोल्टेज में और उनकी धारा के बीच हमें ग्राफ खींचना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, नया क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने के लायक क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि वोल्टेज और हमारे पास करंट के बीच में ग्राफ को बनाना है। कैसे ग्राफ बनाते हैं आइए डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमें बनाना है ओमी प्रतिरोध। पहला हमारे पास है ओमीय
प्रतिरोध, ओमी परिपथ बोल लो या ओमी प्रतिरोध बोल दो। पहला आपके पास है ओमी प्रतिरोध, आपके पास सिंपल वे में होगा, और दूसरा आपके पास होगा अनओमी प्रतिरोध। तो सेकंड नंबर का आपके पास होगा अनओमीय प्रतिरोध। दोनों को हम देखने वाले हैं, मजे से डिस्कस करेंगे, दोनों को मजे से डिस्कस करेंगे, और आपको क्लास के अंदर ही ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। भाई मैं गारंटी देता हूं क्वेश्चन क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। पहला बोल रहा है कि वोल्टेज बोले तो V, वोल्टेज बोले तो V, धारा बोले तो I। तो धारा और वोल्टेज के बीच में हमें ग्राफ खींचना है। कैसे बनाएंगे? ओमी प्रतिरोध होगा तो हमारे पास ग्राफ खींचने के लिए हमें एक y एक्सिस चाहिए है। ये हमारे पास y एक्सिस हो गया और ये हमारे पास x एक्सिस हो गया। अब अनोमी प्रतिरोध में भी हम सिंपल यही फॉर्मूला लगाएंगे कि सिंपल वे में हमारे पास एक y एक्सिस हो गया और एक x एक्सिस हो गया। इसको मैं बोल दूंगा y और इसको बोल दूंगा मैं x। याद रखना, भूलना इसको कतई नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमें इनमें यहां पर मैंने ले लिया वोल्टेज, ये हमारे पास वोल्टेज का घटक हो गया और ये हमारे पास विद्युत धारा का घटक हो गया। यहां पर भी मैंने यहां पर वोल्टेज ले लिया y एक्सिस में और x एक्सिस में मैंने क्या किया? विद्युत धारा ले ली, करंट ले लिया। अगर मेरे पास जो परिपथ होगा, अगर उस परिपथ का प्रतिरोध ओमीय होगा, मतलब वो चालक होगा। मतलब क्या है कि ये चालकों के लिए होता है। ओम का नियम जो होता है वो चालकों पर अप्लाई होता है। तो इसमें जो धारा और वोल्टता के बीच में जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल सरल रेखा होगा। कैसा होगा? सरल रेखीय होगा। याद रखना, कैसा होगा? सिंपल लीनियर होगा, वो रेखीय होगा, सरल रेखीय होगा। लेकिन अगर कोई प्रतिरोध जो है वो अनोमी है, मतलब उनमें वोल्टता और धारा के बीच में जो ग्राफ होगा वो वक्राकार होगा। कैसा होगा भाई? सरल रेखा में नहीं होगा, वो वक्र के रूप में होगा, वो वक्राकार होगा, वो कर्व्ड होगा। लेकिन ये एक लीनियर होगा, ये एक रेखिक होगा। याद रखना, बस यही बेसिक सा अंतर होता है। जो हमारे पास चालक होते हैं वो ओमी प्रतिरोध दर्शाते हैं। जो हमारे पास अचालक होते हैं, जैसे कांच हो गया, लकड़ी हो गई, कागज हो गया, तेल हो गया, मोम हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब चीजें अनोमी परिपथ को दर्शाती हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोले तो 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8th नंबर क्वेश्चन, हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको ध्यान से आपको देखना है। अरे भाई बहन, 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं मजे से क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि किसी चालक का जो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कोई चालक अगर आपके पास है, अगर आप उस चालक का तापमान बढ़ा रहे हो तो उस चालक के तापमान बढ़ाने से उसकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाएगी? क्या वो बढ़ जाएगी, क्या वो घट जाएगी, या वो अपरिवर्तित रहेगी? मतलब उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें बताना है। तो सिंपल हमें चालक की जो ताप बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ाने पर तो क्या लिखेंगे? ताप बढ़ाने पर, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर जो उसकी प्रतिरोधकता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता जो है, जो उसकी रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिव जो उसकी रेजिस्टिविटी है, जो उसकी नेचुरल रेजिस्टिविटी है, जो उसकी प्रतिरोधकता है, जो उसकी प्रतिरोधकता होती है वो बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता जो होती है वो बढ़ जाती है। इसको याद रखना, आपको भूलना कतई नहीं है। जो उसकी प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाती है? वो अपने आप बढ़ जाती है। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो याद रखना, अगर हम तापमान बढ़ाते हैं, अगर हम ताप को बढ़ा देते हैं, ताप में अगर हम वृद्धि करते हैं तो उसकी जो प्रतिरोधकता है, जो उसकी प्रतिरोधकता हो जाएगी, जो उसकी प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाएगी? वो भी आराम से बढ़ जाएगी। बस ये कंसेप्ट इसमें याद रखना है आपको और बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। उसके साथ साथ प्रतिरोध जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। याद रखना टेम्परेचर के साथ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? सॉरी 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? 10th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि किसी चालक के ताप बढ़ाने पर उसका विश्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर कोई हमारे पास चालक है और चालक का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसके विश्रांति काल बढ़ेगा, घटेगा, उसकी अच्छे से हमें व्याख्या करनी है, उसको बताना है। और यही क्वेश्चन है जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। आप इन क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आपको इसके पीछे का कंसेप्ट पता होगा। तो बिल्कुल कंसेप्ट के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन 8वां क्या बोलता है? क्वेश्चन 8वां क्या बोलता है? किसी चालक का ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या कीजिए। क्या बोलता है कि किसी चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका अनुगमन वेग बढ़ जाता है। यदि किसी चालक का ताप बढ़ाएंगे, क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं, यदि किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं, यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है, तो ताप बढ़ाया जाता है, तापमान जो है वो बढ़ाया जाता है, तापमान जो है बढ़ाया जाता है, तापमान बढ़ाया जाता है, तो क्या होगा? तापमान बढ़ाया जाता है तो अनुगमन वेग बढ़ जाता है। तो क्या होगा? तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ जाएगा, तो अनुगमन वेग बढ़ जाता है। तो यदि चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तो क्या हो जाएगा? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग बढ़ जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या
हमारे पास अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग बढ़ जाता है, अनुगमन वेग बढ़ जाता है। अगर चालकों का मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ता है, अनुगमन वेग बढ़ता है, तो क्या होगा, तो विश्रांति काल घट जाएगा। तो क्या होगा, तो विश्रांति काल घट जाएगा। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो यहां पर विश्रांति काल घट जाएगा। तो क्या होगा, सिंपल वे में, तो विश्रांति काल घट जाता है। तो विश्रांति काल जो होगा वो घट जाता है। मतलब अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो विश्रांति काल घटेगा, विश्रांति काल घट जाता है। बस इसको आपको याद रखना भाई, बेसिक चीजें हैं। अगर एग्जाम तक इन चीजों को याद कर पाओगे, 27 फरवरी तक अगर आप 17 कंसेप्ट, 18, 20, 27, 28 कंसेप्ट को भी याद रखोगे ना, तो भी आप क्वेश्चन बना पाओगे। यानी कि लास्ट में इतना लिख देने के बाद आपको 2 अंडरलाइन यहां करनी है, 2 कोमा यहां लगाने हैं, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है कि तापमान में वृद्धि, मतलब तापमान बढ़ाएंगे तो जो हमारे पास विश्रांति काल है, इस तरीके से आपको बनाकर एक पॉइंट बनाना है लास्ट में। तो विश्रांति काल के मान में जो होगा वो गिरावट आएगी, विश्रांति काल का मान घटेगा। तापमान बढ़ेगा तो विश्रांति काल का मान अपने आप घटेगा। इसको याद रखना है, बस भूलना कतई नहीं है। बिल्कुल आराम से इन चीजों को दिमाग में एक एक पॉइंट बनाकर याद रखना है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आए आपकी स्क्रीन के सामने, 2 बार, वो 9 नंबर क्वेश्चन था, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये क्वेश्चन की 10 ओम का एक प्रतिरोध है, उसके तार है, हमारे पास एक तार है हमारे पास एक, उसका प्रतिरोध कितना है, हमारे पास एक तार होगा, एक तार हमारे पास है, उस तार का प्रतिरोध जो होगा वो 10 ओम होता है। तार का प्रतिरोध हमारे पास 10 ओम है। तार को हमने 5 बराबर भागों में काट दिया, और उसको काटने पर उसको हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका परिणामी समायोजन का जो प्रतिरोध होगा वो हमें ज्ञात करना है। हमें परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, मजे से डिस्कस करेंगे भाई। फॉर्मूला याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है, आप क्वेश्चन को चुटकी में बना पे कर पाओगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 10 ओम का प्रतिरोध है, तार है, इसको 5 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो टुकड़ों में तोड़ दो इसको भाई, 1 टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, मतलब 1 2 3 4 5, मैंने इसको 5 टुकड़ों में तोड़ दिया। भाई सिंपल है, प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है भैया। हमारे पास प्रतिरोध जो है वो 10 ओम है, 5 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो इसका हमारे पास प्रति टुकड़े पर कितना प्रतिरोध आएगा, 2 ओम का प्रतिरोध आएगा। भाई 2 2 2 2 जब हम दोगे तभी तो 5 आएगा ना, 2 इसको 2 इसको 2 इसको 2 इसको 2 इसको, पांचों के पास जब हम 2 2 ओम का प्रतिरोध देंगे ना, तभी तो 5 टुकड़ों में हो पाएगा ना। तो सिंपल में 5 दूनी 10, भाई यहां पर 2 ओम का प्रतिरोध आ गया, 2 ओम प्रतिरोध आ गया। अब क्या करेंगे, इस 2 ओम के प्रतिरोध के पर टुकड़े पर, इस टुकड़े पर 2 ओम का प्रतिरोध है, इस टुकड़े पर 2 ओम का, इस टुकड़े पर 2 ओम का, इस टुकड़े पर 2 ओम का, और इस टुकड़े पर भी 2 ओम का। याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहां 10 ओम दे दिया तो आपके क्वेश्चन में 20 ओम आ जाए, तब भी क्या करना है, बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपके पास हो गया। अब क्या करना है, आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो 1/R टोटल अगर आपको निकालना है तो 1/R1 करना है, प्लस आपके पास कितने टुकड़े हैं, 5 टुकड़े हैं, तो 1/R1 करना है, प्लस आपको 1/R2 करना है, प्लस आपको 1/R3 करना है, प्लस अपॉन आपको क्या करना है, 1/R4 करना है, प्लस अपॉन आपको करना है 1/R5 आपको कर देना है। इस तरीके से करना है। अब क्या करना है, आपको R टोटल निकालना, तो 1/RT, 1/R टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 R1 का मान, R2 R3 R4 R5 सबका मान कितना है, 2 ओम है, तो सभी में 2 ओम लिख दो भाई। 1/2 कर दिया, प्लस 1/2 हो गया, प्लस 1/2 हो गया, प्लस भाई 1/2 हो गया, प्लस क्या हुआ, प्लस 1/2 या 1/2 हो गया। दोनों सभी के क्या है, हर सभी के समान है, अंश को जोड़ना है। अगर हर समान होते तो अंशों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 1 2 3 4 5, 5/2। सिंपल में क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/2 हमने यहां पर कर दिया 5/2। लेकिन ये वैल्यू जो है 1/RT की है। अगर हम RT निकालेंगे तो हमारे पास 2/5 हो जाएगा। मतलब RT बराबर अगर हम निकालें तो RT बराबर क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 2/5 भाई, जब एग्जाम में इसको हल करेंगे, भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा, और यही ओम हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.4 ओम। परिणामी प्रतिरोध कितना आएगा, 0.4 ओम आएगा। जब इनको हम समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं, पैरेलली इनको हम अरेंज करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है,
ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इन क्वेश्चंस को तैयार करके रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपकी स्क्रीन के सामने हमारा अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं ध्यान से, क्या बोलता है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ भाई साहब के दो नियम होते हैं, मैंने आपको कराए भी हैं। तो किरचॉफ भाई साहब के दो नियम होते हैं, पहला का नियम जो होता है वो धारा का नियम और दूसरा नियम जो होता है वो वोल्टा या लूप का नियम होता है। तो दोनों नियम किसी ना किसी भौतिक राशि को संरक्षित करते हैं, तो कौन सा नियम किसको करता है वो बताना है। तो पहला नियम जो फर्स्ट लॉ है, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किसको, वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, किसके, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। जो सेकंड लॉ है, जो इसका द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित है, वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। वो किस पर, ऊर्जा बोले तो एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। पहला है चार्ज कंजर्वेशन पर, सेकंड हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। सिंपल वे में यही आपको याद रखना, यही चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। तो आवेश संरक्षण पर आधारित है, पूरा लिख लो, आवेश संरक्षण, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, और दूसरा वाला जो है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। और उसके साथ एक चीज और याद रखना, जो लेंज का नियम है, लेंज का नियम जो मैंने आपको कराया है, लेंज का नियम, लेंज का नियम जो होता है ये भी क्या होता है, ये भी ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। जो लेंज का नियम है ये भी एनर्जी के कंजर्वेशन पर ही बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में सभी का व्यंजक बताइए। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में सभी का व्यंजक हमें बताना है। 12वां नंबर क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है हमें, P अपॉन Q, क्या होता है P अपॉन Q बराबर क्या होता है, R अपॉन S। ये हमारे पास क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन में क्या है, संतुलन में, संतुलन की अवस्था में सूत्र है, संतुलन का हमारे पास ये सूत्र होता है। बस आपको ये याद रखना है, दिमाग में फिट रखना है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। सभी क्या है, सभी प्रतिरोध है, संगत प्रतिरोध है, सभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी भाई देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि धारा मापी की जो धारा सुग्राह्यता है वो आपको पता होगी, आपने उसकी परिभाषा देखी होगी कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता की परिभाषा आपने देखी होगी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम सुग्राह्यता में वृद्धि कर सकते हैं, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को बढ़ाएंगे कैसे, इस तरीके से कैसे उसको हम बढ़ाएंगे, उसकी वृद्धि कैसे करेंगे वो हमें बताना है। तो कैसे बढ़ाएंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले धारा सुग्राह्यता क्या होती है, IS के थ्रू हम डिनोट करते हैं धारा सुग्राह्यता को। ये होता है NAB अपॉन C। सूत्र हमारे पास क्या होता है, NAB अपॉन C। क्या आपको ये फॉर्मूला याद था अभी तक? अगर याद था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद था तो इसको तुरंत याद कर लो। IS इक्वल्स टू NAB अपॉन C होता है, जहां पर N क्या है, A क्या है, B क्या है और C क्या है, इसको समझो। सबसे पहले इस पर ध्यान दो और इसको समझो। N का मतलब क्या होता है, N का मतलब है फेरों की संख्या, कुंडली में कितने फेरे हैं, तो यहां पर फेरों की संख्या N का मान होता है। N का मान यहां पर फेरों की संख्या है। A का मान क्या है, कुंडली का जो क्षेत्रफल है भाई, कुंडली का क्षेत्रफल क्या होता है। B का मान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है। C का मतलब, C यहां पर क्या है, C यहां पर ऐंठन बल युग्म है। C यहां पर क्या होता है, ऐंठन बल युग्म होता है। ऐंठन बल युग्म का मान यहां पर C होता है। तो आप इन चीजों को समझ चुके होंगे। अब आपको ध्यान देना है कि IS मतलब धारा सुग्राह्यता कब बढ़ेगी, जब फेरों की संख्या ज्यादा होगी, मतलब फेरों की संख्या को बढ़ाकर इसको हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या है, कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ा कर दें, अगर कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ा कर दें तब भी धारिता हमारी सुग्राह्यता बढ़ेगी। अगर हम क्या करें, अगर हम सुग्राह्यता कुंडली की बढ़ानी तो हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम इंक्रीज करेंगे तब भी हमारे पास सुग्राह्यता बढ़ेगी। यानी कि अगर हम IS प्रोपोर्शनल N होता है, मतलब फेरों की संख्या, मतलब कुंडली में जो भी कॉइल्स के नंबर हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स अगर हम बढ़ाएंगे तो धारा सुग्राह्यता बढ़ेगी। कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारा सुग्राह्यता बढ़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो हमारे पास धारा सुग्राह्यता बढ़ेगी। बस आपको ये सूत्र याद रखना और ये कंसेप्ट याद रखना है। मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा अगला वाला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको मजे से, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। मात्रक बताइए और इसकी प्रकृति आपको बतानी है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और इसकी प्रकृति। तो क्या होगा, मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर हो जाएगा यहां पर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा कि एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। प्रकृति क्या होगी भाई, प्रकृति जो होगी वो यहां पर सदिश राशि होती है। कैसी,
जो हमारे पास सदिश राशियां होती हैं, जिनके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, वो सदिश राशियां होती हैं। तो हमारे पास जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, राशि जो होगी वो सदिश राशि होगी। इसको आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने क्या होता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 लौह चुंबकीय पदार्थों के आपको उदाहरण देने। भाई अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबक की तरफ क्या करते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। कैसे होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित या चुंबकित होते हैं, वो लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण के तौर पर क्या मैं बोलूंगा, लोहा हो गया, हमारे पास लोहा हो गया, पहला एग्जांपल हमारे पास लोहा हो गया। दूसरा क्या है भाई, दूसरा हो गया कोबाल्ट, दूसरा हो गया भाई कोबाल्ट, पहला हो गया लोहा, दूसरा कोबाल्ट और तीसरा हमारे पास हो गया निकेल। तो क्या हो गया, लोहा हो गया मतलब आयरन हो गया, उसके बाद कोबाल्ट हो गया और निकेल हो गया। ये 3 एग्जांपल आपके पास हैं जिनको आप लौह चुंबकीय पदार्थ में रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाले आपको समझ में आ गए होंगे। अगला आपकी स्क्रीन के सामने अगला हमारा क्या है कि 3 प्रतिचुंबकीय पदार्थों के नाम लिखने। भाई बहुत महंगे महंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, कौन से, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, सोना। सोना जो है भाई, सोना जो है वो क्या होता है, लौह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। चांदी जो है भाई, चांदी जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तांबा जो होता है, जो तांबा होता है ना, वो भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। जो हीरा होता है ना, हीरा भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही होता है। भाई सारे महंगे महंगे पदार्थ जो प्रतिचुंबकीय ही होते हैं। भाई ये दूसरों की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, बस अपने काम पर फोकस करते हैं। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, एक और क्वेश्चन होगा शायद कि हमारा ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि अणुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल क्या होंगे। अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, देखो सबसे पहले सोडियम, पहला हमारे पास हो गया सोडियम। सोडियम का मतलब क्या होता है यहाँ पर भाई, Na का मतलब होता है सोडियम, तो सोडियम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास हो गया प्लैटिनम, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, प्लैटिनम। प्लैटिनम हमने ले लिया, प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या होता है, प्लैटिनम भी हमारा यहाँ पर अणुचुंबकीय पदार्थ ही होता है। तो प्लैटिनम में हमारे पास Pt हो गया। तो 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, पहला एग्जाम्पल सोडियम हो गया एंड सेकेंड वन ऑफ एग्जाम्पल हो गया हमारे पास प्लैटिनम। तो सोडियम का Na होता है, प्लैटिनम का Pt होता है। भाई Pt का मतलब पिटाई मत कर देना आप लोग। तो मैंने आज की क्लास में आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मैं उम्मीद भी करता हूं कि मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और मैंने इस तरीके से समझाए हैं कि बेसिक टू एडवांस आप समझ पाएंगे। मैं आपको लेके आऊंगा नेक्स्ट अगली क्लास, बहुत अच्छी लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को बताना जो 11th से 12th के अंदर आने वाले हैं, उनको इस चैनल के बारे में, अपने भैया के चैनल के बारे में जरूर बताना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अदर क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए और सभी लोग मस्त रहिए।